गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर क्लास 7 के लिए हिस्ट्री को हम इतिहास भी कहते हैं, ये भी जान लो। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था कालखंड व उनके स्रोत। कालखंड व उनके स्रोत में आप लोग भौगोलिक संरचना पढ़ा, मध्यकाल में ऐतिहासिक विकास, स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, आत्मकथाएं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यात्रा वृत्तांत। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है यात्रा के द्वारा जो घटना घटती है उन्हीं का एक सार, वृत्तांत, कहानी। ठीक है, यात्रा वृत्तांत एक दरबारी इतिहासकार केवल राजा, उसके परिवार व युद्धों से संबंधित वृत्तांतों का लिपिबद्ध करता था। एक दरबारी इतिहासकार केवल राजा, उसके परिवार व युद्धों से संबंधित वृत्तांतों का लिपिबद्ध करता था। यानी कि जो दरबारी इतिहासकार होते थे वो केवल राजा और उसके परिवारों का ही अपने वृत्तांत में लिखते थे। लिपिबद्ध करना मतलब उसको लिखना। जन सामान्य के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हेतु विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत व विदेशी अधिकारियों के साथ किया गया पत्राचार भी प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। कहने का तात्पर्य है कि जो दरबारी इतिहासकार होते थे वो केवल राजा के बारे में ही वृत्तांत को लिपिबद्ध करते थे, जबकि विदेशी यात्री जो थे वो जो आम लोग थे, जिन्हें हम जनसामान्य बोल सकते हैं, उनको भी साथ लेके चलते थे। ठीक है, विभिन्न पहलुओं की जानकारी हेतु विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत व विदेशी अधिकारियों के साथ किया गया पत्राचार भी प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों व शाही राजदूतों के यात्रा वृत्तांत भी हमें तत्कालीन लोगों के जीवन से संबंधित तथ्यों का ज्ञान कराते हैं। चूंकि ये केवल यात्री थे, इसलिए ये समाज व प्रचलित प्रथाओं से संबंधित अप्रिय व कटु सत्यों को भी उद्घाटित कर सकते थे। ये क्या थे? केवल यात्री थे। ये कुछ भी अप्रिय व कटु सत्य, जो सत्य है उसको भी इन लोग उद्घाटित कर सकते थे, यानी कि उसको भी लोग प्रदर्शित कर सकते थे। ठीक है, जबकि अधिकतर जो दरबारी इतिहासकार होते थे वो राजा की बड़ाई के बारे में ही ज्यादा वो अपने वृत्तांतों में चर्चा करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि इनके द्वारा वर्णित तथ्यों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि इनके द्वारा वर्णित तथ्यों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विदेशी थे और इन्हें हमारे देश व हमारी संस्कृति का गहरा ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये लोग विदेशी थे, ये लोग हमको जो है हमारे जो यहाँ का जो संस्कृति है और हमारे यहाँ का रहन सहन का उनको गहरा ज्ञान नहीं होता था, इसलिए इनकी बातों को आंख मूंद कर विश्वास भी करने लायक नहीं था। मोरक्को से आए इब्ने बतूता। कहाँ से आया था इब्ने बतूता? मोरक्को से आए इब्ने बतूता द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत रिहला से हमें भारत के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मोरक्को से आए इब्ने बतूता। कहाँ से आया था इब्ने बतूता? मोरक्को से। तो उसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत रिहला, यानी कि उसके द्वारा जो लिखा गया था यात्रा वृत्तांत, उसका नाम था रिहला, से हमें भारत के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रिहला से हमें क्या चीज की जानकारी मिलती है? भूगोल के बारे में। किसके भूगोल के बारे में? भारत के भूगोल के बारे में। मध्य एशिया से आए अल-बरूनी द्वारा लिखित तहकीके हिंद। मध्य एशिया से आए अल-बरूनी द्वारा लिखित तहकीके हिंद
एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। तहकीक ए हिंद एक किताब है जो कि लिखा गया था अल-बरूनी के द्वारा। वो कहां से आया था? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से कौन आया था? अल-बरूनी। उसके द्वारा लिखित कौन सी किताबें थी? जो उसका यात्रा वृत्तांत था, तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद। फारस के शासक द्वारा विजयनगर साम्राज्य में भेजे गए यात्री का नाम अब्दुल रज्जाक था। फारस के शासक द्वारा विजयनगर साम्राज्य में भेजे गए यात्री का नाम अब्दुल रज्जाक था। यूरोप से भी अनेक यात्री भारत आए। यूरोप से भी अनेक यात्री भारत आए। इन यात्रियों की कृतियां एवं पत्राचार मध्यकालीन इतिहास के अमूल्य स्रोत हैं। यूरोप से भी अनेक यात्री भारत आए। इन यात्रियों की कृतियां एवं पत्राचार मध्यकालीन इतिहास के अमूल्य स्रोत हैं। यूरोप से भारत आए प्रमुख यात्री कौन कौन से थे? इटली से आए निकोलो कांटी। इटली से आए निकोलो कांटी, निकोलो मैनुकी व मार्को पोलो। ये लोग कहां से आए थे? यूरोप से। बहुत सारे यूरोप के कौन सा है? इटली से। यूरोप के इटली से आए थे, पुर्तगाल से भी आए थे, इंग्लैंड से भी आए थे। सबका आप चर्चा करेंगे अभी। इटली से आए निकोलो कांटी, निकोलो मैनुकी व मार्को पोलो। पुर्तगाल से कौन कौन आया था? ड्यूआर्ट बारोबाशा व डोमिंगो पेस। ड्यूआर्ट बारोबाशा व डोमिंगो पेस। इंग्लैंड से आए राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस व सर थॉमस रॉ। इंग्लैंड से कौन कौन आए थे? राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस व सर थॉमस रॉ। फ्रांस से कौन आए थे? बर्नियर व टैवनियर। बर्नियर व टैवनियर। रूस से कौन आए थे? अफेंसी निकितिन। रूस से कौन आए थे? अफेंसी निकितिन। मध्यकाल में धर्म व दर्शन से संबंधित अनेक पुस्तकों का विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके कारण हमारा इतिहास व संस्कृति दूर दूर तक फैल गया। मध्यकाल में धर्म व दर्शन से संबंधित अनेक पुस्तकों का विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। किसका अनुवाद हुआ? तो जो भारत में मध्यकाल में जो धर्म और दर्शन से संबंधित जो पुस्तकों था उनको विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। किसका अनुवाद किया गया? धर्म और दर्शन से संबंधित पुस्तकों का। ठीक है। इसके कारण हमारा इतिहास व संस्कृति दूर दूर तक फैल गया। उदाहरण के लिए बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखित एक कृति थी। बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखित एक कृति थी, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद किया गया। संस्कृत में लिखित बहुत से धर्म ग्रंथ जैसे भगवत गीता व उपनिषद का भी फारसी में अनुवाद हुआ। बहुत से धर्म ग्रंथ जैसे भगवत गीता व उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद हुआ। मध्यकाल में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। मध्यकाल में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। जनसामान्य के जीवन व उनके क्षेत्रों का ज्ञान हमें क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य से होता है। यानी कि मध्यकाल में अनेक जो क्षेत्रीय भाषा यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र के जो भाषा है उनका विकास हुआ। इनसे क्या हमको मदद मिली? जो जन सामान्य के जीवन है या उनके क्षेत्रों का जो ज्ञान है, ठीक है, उनसे हमें यह भाषा में लिखे गए साहित्य से होता है। उनके बारे में जो भी जानकारी हमें होता है वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य से होता है। ठीक है। धार्मिक साहित्य भी हमें तत्कालीन मानव और उसके रहन सहन का ज्ञान कराता है। धार्मिक साहित्य भी हमें तत्कालीन मानव व उसके रहन सहन का ज्ञान कराता है। मध्यकाल भक्ति व सूफी संतों का काल था। मध्यकाल किसका काल था? भक्ति व सूफी संतों का काल था।
इन संतों द्वारा रचित काव्य समकालीन था। इन संतों द्वारा रचित काव्य समकालीन था, जो उस समय के सामाजिक व धार्मिक तथ्यों से परिचित कराता है। अपने समय व जीवन से संबंधित तथ्यों का साधारण उदाहरण द्वारा समझाने वाला महान धार्मिक गुरु नानक देव जी ने कविता लिखी है, थोड़ा सा, ठीक है। जीवन उड़ती चिड़िया की छाया, पर तेरी आत्मा ज्यूं कुम्हार ने किली पर चाक घुमाया। सुलेखन, सुलेखन दृश्य कला की एक विद्या है। सुलेखन क्या है? एक दृश्य कला की एक विधा है। यह अक्षरों को सुंदरतम, दक्ष व सुनियोजित रूप से लिखने की कला है। मध्यकाल में अनेक फारसी हस्तलेखकों ने अपनी कृतियों को अति सुंदर ज्यामितीय व पुष्पीय रूपरेखाओं के द्वारा प्रस्तुत किया। हस्तलेखों को सुंदरतम रूप देने के लिए उन्हें भली प्रकार सजावटी रूप में लिखा जाता था। सजावटी रूप में लिखी गई ये रचनाएं न केवल हस्तलिखित रचनाएं ही थी, वरन इन्हें स्मारकों पर भी उतनी ही सुंदरता से उत्कीर्ण किया गया था। मुसलमान शासकों द्वारा निर्मित मध्यकालीन मस्जिद में इस विधा के दर्शन होते हैं। यानी कि जो लिखावट होती थी वह सुंदर होती थी और सजा के लिखा जाता था। ठीक है, ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया। इसका थोड़ा सा संक्षिप्त सार हम लोग देख लेते हैं। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। याद रखना, भारत में मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पूर्वकालीन मध्यकाल व उत्तरकालीन मध्यकाल में विभक्त किया जाता है। ठीक है, मध्यकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। मुसलमान शासकों द्वारा स्थायी शासन। मध्यकाल की कुछ विशेषताएं क्या है? मुसलमान शासकों द्वारा स्थायी शासन, भारतीय संस्कृति का विकास, भक्ति व सूफी आंदोलनों की लोकप्रियता व अन्य देशों से बेहतर व्यापारिक संबंध की स्थापना। यानी कि जो मध्यकाल में है ये क्या हुआ था कि मुसलमान शासकों द्वारा स्थायी शासन दिया गया। यहाँ भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, भक्ति व सूफी आंदोलनों की लोकप्रियता व अन्य देशों से बेहतर व्यापारिक संबंध। यानी कि जो व्यापारिक संबंध था वो अन्य देशों से बहुत अच्छा था। ठीक है, अन्य देशों के साथ अच्छा था। पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक, शिल्प, चित्रकला, अभिलेख व सिक्के सम्मिलित हैं। पुरातात्विक स्रोतों में क्या सम्मिलित है? तो शिल्प, चित्रकला, अभिलेख व सिक्के। ऐतिहासिक वृत्तांत, जीवनियां, आत्मकथाएं व यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोतों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। कल आपको जो उसका क्वेश्चन आंसर है उसको हम ये करेंगे। ठीक है, तो आज का प्रश्न आप लोग लिख लीजिए। भारत में मध्यकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? भारत में मध्यकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? दूसरा लिखिए, यूरोप से भारत आए कुछ प्रमुख यात्रियों के नाम लिखें। यूरोप से भारत आए कुछ प्रमुख यात्रियों के नाम लिखें। यूरोप से भारत आए कुछ प्रमुख यात्रियों के नाम लिखें। सुलेखन क्या है? सुलेखन क्या है? सुलेखन क्या है? तो आज बस इतना ही।